हर महीने की 1 तारीख को मैसेज आता है सैलरी क्रेडिटेड। और जब सैलरी क्रेडिट होती है तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। लेकिन उसके बाद आप इन पैसों से, जो आपके पास पैसे आए हैं, इससे अमीर बनोगे या गरीब बनोगे, ये डिपेंड करता है कि आप इन पैसों के आने के बाद खुद से क्या सवाल पूछते हो। 2 तरीके के सवाल होते हैं और ज्यादातर लोग 2 तरीके के ही सवाल पूछते हैं। एक, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो गरीबियत माइंडसेट का होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो अमीरियत माइंडसेट का होता है। आज के वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे सवाल, 8 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो अमीर मेंटालिटी के लोग पूछते हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को, इन सवालों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी थोड़े दिनों में ही बिल्कुल अलग रास्ते पर चली जाएगी, बिल्कुल अलग टेंजेंट पर चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको अपने से खुद से पूछना चाहिए कि मेरी नेटवर्थ कितनी बढ़ी है। मेरी नेटवर्थ पहले जितनी थी और अब कितनी हो जाएगी इस सैलरी को आने के बाद। क्योंकि सैलरी आने के बाद पूरा का पूरा पैसा तो आप इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएंगे, पूरा का पूरा आप सेविंग में भी नहीं लगाएंगे। जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा, 1 लाख रुपए सैलरी आ गई, 50,000 रुपए सैलरी आ गई, इसमें से तो मैं 30,000 रुपए इसकी EMI दूंगा, 20,000 रुपए इसकी EMI दूंगा, 20,000 रुपए इसकी EMI दूंगा और ये महीना तो बढ़िया कट जाएगा, चल जाएगा। और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इससे मेरी नेटवर्थ कितनी बढ़ी, क्या मेरे पास जो बैंक बैलेंस, जो सेविंग, जो इन्वेस्टमेंट था उसमें कुछ रुपए बढ़ेंगे या ये महीना किसी दूसरे को देने में चला जाएगा। आपकी नेटवर्थ का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है और आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितना है। सिंपल कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा इस महीने आपकी एसेट कितनी है। और ये हमको मंथ बाय मंथ ट्रैक करके रखना चाहिए। अगर हर महीने आप अपने नेटवर्थ को ट्रैक करके रखते हैं तो कुछ ही समय में आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिंदगी आपको ऊपर लेकर जा रही है या नीचे लेकर जा रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास SMS आता है ना सैलरी का, तो ये मत पूछो कि मेरे पास कितना पैसा आया, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पैसे तो आपको जिंदा रहने के लिए खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पैसे होंगे जो दूसरों को देने के लिए चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछो, ये सवाल पूछो कि इसमें कितना पैसा मेरा है जो रह जाएगा, जो बच जाएगा मेरे लिए। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कितना लेजी मनी है। लेजी मनी क्या होता है, जैसे हमारी इनकम आ रही है तो कुछ पैसे हमारे सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं या हमने FD में हमें कुछ डालना है या कहीं ऐसी जगह पर डालना है जहां पर हमें लगता है कि यहां पर पैसे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास कितना लेजी मनी है, उस लेजी मनी को लेजी मनी के तरीके से पड़े देने रहना, ये गरीबियत माइंडसेट की थॉट है, गरीबियत माइंडसेट की बात है। और अमीर माइंडसेट के लोग क्या सोचते हैं कि कहां कहां पर पैसे हैं जो लेजी मनी है, कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लेजी मनी है, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, कहां पर मैंने पैसे डाले हैं जो पिछले 2 महीने से कम रिटर्न दे रहा है, नहीं रिटर्न दे रहा है। उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको वहां से शफल करेंगे, उसको यहां से निकालकर दूसरी जगह पर डालेंगे। उसको आप इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो, उसको आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो, कहीं पर भी आप डाल सकते हो, लेकिन उसको लेजी मनी तरीके से पड़े रहने देना, ये नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही छोटा सा, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। ये बहुत ही छोटी सी बात नहीं है, ये आपके माइंडसेट के इन डेप्थ को दिखाती है। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम एक ऐसे अकाउंट में पैसे रखते हैं जहां पर हमें इंटरेस्ट वही 2.5%, 3% मिल रहा है, वर्सेस किसी दूसरे बैंक में जहां पर मुझे 5% मिल रहा है, ये मुझे डबल इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है। सोचो, आप दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात कमाते हो, मेहनत करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं और वो पैसा आपके लिए काम करता है या आप पैसे के लिए काम करते हो, ये आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। चॉइस आपकी, चूज आपको करना है। आपने टाइम ट्रेवल के बारे में सुना है, टाइम मशीन के बारे में सुना है।
जिससे मशीन में हम जाते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी तरीके से हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। अगर सोचो कि आप टाइम में आगे जा सकते, आप उसमें से कुछ बदलाव नहीं कर पाओगे, केवल देख पाते हो। आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो? आपका जो फ्यूचर सेल्फ है उसे आप कहाँ देखना चाहते हो? उसे किस कंडीशन में देखना चाहते हो? उसे लग्जरी लाइफ में देना चाहते हो या आज से 10 साल बाद भी उसे स्ट्रगल करते हुए देखना चाहते हो? ये बहुत ही मार्के का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। 2 बार इसको आप सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है, मैं उसको कैसी लाइफ देना चाहता हूँ, और वो है मेरे हाथ में। वो आज मेरे पास है, आज मेरे हाथ में है कि मैं उसको जैसी लाइफ देना चाहता हूँ। आज उतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या उतना पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ, उतना पैसा मैं इम्पल्सिव बाइंग में इधर उधर वेस्ट कर सकता हूँ, या उतना पैसा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या किसी अच्छे शेयर में डालकर उसको अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। आप एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन कमाना बंद करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा आपकी इनकम बंद हो जाएगी। आपको लगता है उस दिन में बहुत समय है, कोई गारंटी नहीं है कितना समय है। कब वो समय आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आप ले ऑफ आपका हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो अपने फ्यूचर सेल्फ को आप जैसा रखना चाहते हैं वो डिसीजन आज आपको लेना है, अभी आपको लेना है। अपनी कंपनी के एचआर का वेट नहीं करना है आपको, आप अपने एचआर खुद हैं। आप ये सोचिए कि आपको फ्यूचर में कितनी सैलरी चाहिए, आपको किस तरीके की लाइफ जीनी है, और आप खुद को रेज दो, आप खुद को इंक्रीमेंट दो कि अभी मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, लेकिन मैं चाहता हूँ साल भर के अंदर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए। स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, स्किल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, वहां पर मेहनत करना पड़ेगा, वहां पर काम करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ऐसे बैठे ही दिन काटते काटते खत्म होते होते अगली साल फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा और मेरे पैसे उतने बढ़ जाएंगे, या शायद नहीं बढ़े तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्क इससे पड़ता है कि क्या उस फ्यूचर सेल्फ के लिए आपने खुद तैयारी की, क्या आपने खुद इन्वेस्टमेंट किया, क्या आपने खुद अपने स्किल्स पे काम किया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न आपको जरूर पूछना चाहिए कि मेरा फ्रीडम फंड कितना है। फ्रीडम फंड मतलब जब आपको लगे कि मुझे छुट्टी लेनी है, मुझे ट्रिप पर जाना है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। जो एक इमरजेंसी फंड वाला कॉन्सेप्ट होता था, फ्रीडम फंड उससे आगे की चीज है, और अब लोग फ्रीडम फंड की बात कर रहे हैं रेदर देन जस्ट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हम केवल इमरजेंसी के लिए रखते थे कि कोई अचानक से जरूरत आ गई, जॉब चली गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बाकी चीजें कर रहा हूं लेकिन मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी तो करना है। अपनी लाइफ में मुझे एक ट्रिप पर भी तो जाना है, मुझे अपनी फैमिली को घुमाने भी तो लेकर जाना है। मेरे पास कितना फ्रीडम फंड है, कितना वो पैसा है जो मैं बिना गिल्ट से, बिना किसी प्रॉब्लम से, बिना उसके बारे में ज्यादा सोचे हुए खर्च कर सकता हूं। ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं है। फ्रीडम फंड केवल रिटायरमेंट के लिए नहीं है। रिटायरमेंट के लिए आप रिटायरमेंट फंड बना रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे तो बनाइए। ये है उससे पहले की छोटी जरूरतों के लिए। आपको ट्रेवल पर जाना है, छुट्टियों पर जाना है, वेकेशन पर जाना है, उसके लिए भी हो सकता है। कोई गैजेट खरीदना है, उसके लिए भी हो सकता है। फ्रीडम फंड जो है ना, फ्रीडम फंड केवल पैसा नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। जब आपके पास फ्रीडम फंड होता है तब आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, तब आपका दिमाग चलता है। ये पैसा, ये कॉन्फिडेंस आपको ये बोलने की ताकत देता है कि मैं अपने पैशन के लिए काम करता हूं, मैं मजबूरी में काम नहीं करता, मैं अपने सुख के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए काम करता हूं, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। मैं पैसे कमाता हूं ताकि मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ मैं अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकूं। 5वां प्रश्न आपको अपने से पूछना चाहिए कि ये जो सैलरी आई है, ये जो पैसा आया है, ये मेरे लिए क्या काम करेगा। यहां पर बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस आ जाता है पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट सोचता है कि
ये 1 लाख रुपए की सैलरी आई, ये 50,000 रुपए की सैलरी आई, इसे मुझे कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। मैं अपने महीने का पूरा बजट बना लेता हूँ। लेकिन जो रिच माइंडसेट का बंदा होता है वो ये पूछता है कि ये पैसा मेरे लिए काम क्या करेगा। हाँ, उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे। एक काम ये भी है कि आपको जिंदा रहने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो भी देगा वो आपको। लेकिन ये पैसा मेरे लिए क्या काम करेगा? क्या इस पैसे से मैं कुछ नया स्किल सीख सकता हूँ, कोई कोर्स खरीद सकता हूँ, कोई सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ? क्या ये पैसा मेरे नेटवर्क बनाने में काम आएगा? क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ इवेंट्स को अटेंड करने में? क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ कम्युनिटीज को ज्वाइन करने में? क्या इस पैसे को मैं यूज कर सकता हूँ अपना साइड इनकम बनाने में? क्या इस पैसे को मैं यूज कर सकता हूँ कुछ अपना पैशन, अपनी सेल्फ लाइट पे वर्क करने के लिए? माइंड में देखिए कि पैसे से सीखना, उस सीखने से अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना, उस इंप्रूवमेंट से और ज्यादा पैसे कमाना, उससे फिर से उस साइकिल में लगाना और डेलीगेट करना। आप इस तरीके से सोचो कि मेरे पास ये जो 1 लाख रुपए सैलरी आई है या 50,000 रुपए सैलरी आई है, ये मेरे पास 5 ऐसे लोग हैं जो 10,000 रुपए की सैलरी लेते हैं। इससे मैं क्या काम करवा सकता हूँ, इससे मैं क्या काम करवा सकता हूँ, इससे मैं क्या काम करवा सकता हूँ, और उन सबका बेनिफिट मैं कैसे ले सकता हूँ। अगला जो प्रश्न है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें जरूर पूछना चाहिए कि ये पैसा क्या मेरे लिए टाइम खरीद सकता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैं टाइम अपना सेल करूंगा, टाइम बेचूंगा, जितना ज्यादा टाइम मैं दूंगा उतना ज्यादा मेरे पास पैसा आएगा, मैं ओवर टाइम करूंगा पैसा आएगा, मैं ज्यादा काम करूंगा पैसा आएगा। लेकिन रिच माइंडसेट के लोग ये सोचते हैं कि जो पैसा है ना, वो टाइम खरीदता है, वो टाइम को बाई करता है, ना कि टाइम को सेल करके हम पैसे को खरीदते हैं। अगर उस पैसे से आप अपना टाइम बचा सकते हो तो टाइम बचाओ। पैसा दोबारा आ जाएगा, टाइम दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, कुक है, टैक्स फाइलिंग के लिए सीए की जरूरत है, असिस्टेंट की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि जो चीज आप 5 घंटे में कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं निकल रही है, उसके पैसे उतने नहीं निकल रहे हैं, और अगर आप 500 रुपये देकर, 1000 रुपये देकर किसी से करवा सकते हैं तो काम दूसरे से करवाइए, डेलीगेट करिए। जब तक आप हर चीज पर खुद कुंडली मार कर बैठे रहेंगे, और वो हर चीज में लागू होता है ये मतलब केवल काम में नहीं है, केवल अपने जॉब में नहीं है, अपने बिजनेस में नहीं है। आप अपने हाउस हेल्प की हेल्प ले सकते हैं, सीएस की हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। जहां से भी पैसा देकर आप टाइम परचेज कर सकते हैं, वहां पर आपको पैसा देकर टाइम परचेज करना चाहिए और उसको मोर प्रोडक्टिव चीजों में लगाना चाहिए। हाँ, ये नहीं करना है कि पैसे दिए, टाइम बचा, फिर रीलें देख रहे हैं, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर उतना आपके पास वेस्टेज वाला टाइम है तो सारी चीजें आपको खुद से करनी चाहिए। एक दिन तुम ये रियलाइज करोगे कि जिंदगी का जो सबसे महंगा रिसोर्स है वो है टाइम, वो है समय। समय से ज्यादा महंगा रिसोर्स कुछ भी नहीं होता, समय से ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं होता है। उस दिन तुम कोशिश करोगे कि किसी तरीके से मेरे पास थोड़ा सा समय हो, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचे, और वो समय आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास गिल्ट फ्री पैसा कितना है, मतलब कुछ पैसा हमारे पास इतना होना चाहिए, या जो आपकी सैलरी आई उसमें से ही कुछ पैसा इतना होना चाहिए जिसको मैं गिल्ट फ्री खर्च कर सकूं। क्योंकि मुझे केवल लाइफ को मैनेज नहीं करना है, मुझे केवल लाइफ के नीड्स को, जरूरतों को पूरा करते करते मर नहीं जाना है। मुझे अपनी लाइफ को अपग्रेड भी करना है, मुझे अपने लाइफ में थोड़ी इंजॉयमेंट भी करनी है, मुझे ट्रेवल्स पर जाना है, मुझे फैमिली पिकनिक पे जाना है, मुझे मूवीज देखनी है। कुछ ऐसा पैसा जो खर्च करने के बाद, जो अननेसेसरी चीजों में जाने के बाद भी आपके मन में गिल्ट ना आए, वो पैसा कितना है मेरे पास। अगर नहीं है तो उसे भी बनाना शुरू करिए। इसीलिए जब हमने 50-30-20 का रूल पढ़ा था तो उसमें हमने ये समझा था कि 30% अपनी लाइफ की को अपग्रेड करने में, वांट्स के लिए आपको यूज करना चाहिए। अगर आप 50-30-20 का रूल नहीं फॉलो कर पाते तो दूसरा रूल है 70-20-10 का, मतलब 70% अपनी नीड्स में डालना, 20% अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में डालना और 10% सेविंग में डालना। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ये फॉर्मूला यूज होता है।
लाइफ का मजा सिर्फ एक्सेल शीट में, सिर्फ अपने एप्लीकेशन में, सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में पैसे को, नंबर्स को बढ़ते हुए देखने का मजा नहीं है। लाइफ का मजा तब है जब आप उसे एंजॉय कर पाते हैं। लाइफ का मजा तब है जब आप उसे जी पाते हैं। लाइफ का मजा तब है जब आप उसे भोग पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इस महीने के पैसों से मैंने क्या सीखा? क्या ये पैसे मुझे कुछ लर्निंग देकर गए? क्या मैंने अपने पैसों को ऑडिट किया? मैंने पूरे महीने के पैसों को देखा और ये समझा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज मैंने करी इन पैसों से, और सबसे वेस्टेज क्या किया इन पैसों का? कहां पर सबसे जरूरत की चीजों में खर्च हुआ और कहां पर सबसे खराब चीजों में खर्च हुआ जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी? कौन सा ऐसा पैसा है जिसने मुझे खुश किया, जिसने मुझे सुख दिया, जिसने मुझे पीस दिया? कौन सा ऐसा पैसा है जिसने मुझे टॉक्सिक इन्वायरमेंट दिया? कौन सा ऐसा पैसा है, कितना इतना वो पैसा है जिसने मुझे बेकार के टेंशन्स दिए? रिफ्लेक्शन आपको देखना है कि किस चीज पे ज्यादा खर्चा हुआ, किस चीज पे कम खर्चा हुआ, और क्या उससे आपको खुशी मिल रही है। आपने पेरेंट्स की एक ट्रिप कराई, उससे हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन वो आपके लिए पीस ऑफ माइंड दे रहा है, आपके लिए वो रिफ्लेक्शन में आपको अच्छा फील करा रहा है। वो आपके लिए पॉजिटिव पैसा है, वो आपके लिए नेगेटिव पैसा नहीं है। आप खुद पैसे को कंट्रोल कर रहे हो या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है, ये ध्यान देने वाली चीज है, इसे जरूर ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये 8 सवाल जब आप अपने आप से पूछते हैं तो आपको ये अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, और अगर इन सवालों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन को ये बदल देता है। पुअर माइंडसेट, ये सैलरी आई, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, क्या क्या मैं ले सकता हूँ, क्या क्या नहीं ले सकता। रिच माइंडसेट, ये पैसा आया, इससे मेरी जिंदगी कितनी बदली, इससे मैं लाइफ में कितना आगे गया, इस पैसे ने मेरे लिए क्या किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। इसी तरीके के अगर आपके कोई और प्रश्न है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, आपको आंसर करें, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए। हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, अपने लोगों का बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।